हेलो स्टूडेंट, इम्पल्स एकेडमिक साइंस में आपका स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम की तैयारी सीरीज के 5वीं वीडियो में साइंस क्लास 10th के फिजिक्स पार्ट को कि उस टॉपिक को कवर करेंगे जो अब तक के 4 वीडियो में हमने कवर नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। यहाँ पे जैसा कि आपको एक दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, एक कॉपर वायर को हमने एक कार्डबोर्ड, एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड पर क्या किया है, रैप्ट किया है, मतलब इसे लपेटा है। तो जैसे इस पर जो जो वर्क किया गया है वही इसके स्टेटमेंट को अगर हम लिख देंगे तो वही इसका डेफिनीशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर owns on a cylindrical cardboard tube such that its length is greater than its diameter is called a सोलेनॉइड। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हम इसको इस तरीके से कार्डबोर्ड पर लपेटें इस जो है कॉपर वायर को, जिससे इसका जो ये डायमीटर दिख रहा है, ये डायमीटर इसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, हम सोलेनॉइड कहेंगे। अब देखते हैं कि इस सोलेनॉइड का बिहेवियर क्या होता है। तो ये आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। जो सोलेनॉइड का जो बिहेवियर होता है वो लाइक ए बार मैग्नेट होता है। कैसा होता है? लाइक ए बार मैग्नेट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हम किसी भी वायर पे फोर्स को कैलकुलेट करते हैं अगर उस वायर को या कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पुट करते हैं। तो जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, एक यू शेप का मैग्नेट है और उसमें हमने एक कॉपर वायर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें हमने करंट को सप्लाई दिया है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से देख रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ पोल होता है, एक्सटीरियर रीजन ऑफ ए यू शेप मैग्नेट। और करंट का जो डायरेक्शन है, जैसा कि यहाँ से दिखाया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को इसको हमने फ्लो कराया है, तो ये करंट का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स डाउनवर्ड। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड? ये नॉर्थ टू साउथ। तो अगर इस प्रैक्टिकल को हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हम पाते हैं क्या कि ये जो वायर आपका ये जो दिख रहा है वायर, ये वायर इस डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्सफुली जो है टुवर्ड्स बेंड कर जाता है, यानी वो आगे की तरफ जो है बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपका इधर जा रहा है। तो अगर देखा जाए, इसे हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा अगर इसे हम इसको वेरीफाई करने का प्रयास करें, तो जैसा कि उसमें कहा गया है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से जो है पुट करें, जिससे ये जो है आपका फर्स्ट फिंगर है जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को जो इंडिकेट करे, और ये आपका करंट के डायरेक्शन को प्रोसीड करे, जैसा कि हम इसमें आपने पुट किया है। तो अगर ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को प्रोसीड कर रहा है ये फिंगर, और ये जो इस वायर में जो करंट है डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, तो ये आपका ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका ये होगा, यानी थंब का, यानी ये वायर जो है किधर जो है पुश होगा, आउटवर्ड। क्या होगा? आउटवर्ड। तो इस हिसाब से अगर हम स्टेट करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो क्या बनता है, जरा देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ स्ट्रेच द थंब, द फर्स्ट फिंगर and the central finger of the left hand so that they are mutually perpendicular to each other. If first finger points in the direction of magnetic field, central finger points in the direction of electric current, then thumb points in the direction of force. ये है आपका पूरा स्टेटमेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलिए अब बात करते हैं डीसी मोटर का। तो सबसे पहले इसका डेफिनीशन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि है डीसी मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर, इसका जो डेफिनीशन होगा, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी।
ये तो है इसका डेफिनीशन इस डीसी मोटर का। तो अब जानते हैं किस वर्क प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्क करता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ टार्क पर वर्क करता है। टार्क मतलब रोटेशन की प्रवृत्ति जो होता है, जैसे जब किसी फोर्स में किसी बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी होती है तो उस फोर्स को ही टार्क कहा जा सकता है। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से एलिमेंट और यहाँ पे जो है यूज करने हैं, ये देख लिया जाए। सबसे पहला एक आर्मेचर है ABCD, और एक मैग्नेट रखा गया है जिसके पोल नॉर्थ और साउथ हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पावर सप्लाई दिया है। तो पावर सप्लाई देने के बाद क्या होगा, ये जैसा कि हमने कहा है कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी वेरीफाई किया है कि यहाँ पे जब आप एक मैग्नेट के बीच में एक आप आर्मेचर पे जिस पे हम कॉपर वायर को इस पे रैप्ड करेंगे और जो लपेट देंगे और उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो कराएंगे तो उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उस फोर्स के कारण ये जो आर्मेचर है रोटेट करने लगता है, और रोटेट करने के कारण ही इसमें एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होने लगती है, जिसे हम ये कहते हैं कि यह एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी को। जैसे यहाँ पे आर्मेचर क्या है, ABCD यहाँ पे आर्मेचर दिखाया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड है। स्प्लिट रिंग, ये जो आपको दिख रहा है रिंग, ये रिंग जो है ये कंप्लीट ना हो करके टूटा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं हाफ ऑफ सेमी सर्कल है, इसलिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग कहा गया है। और एक जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ये ब्लैक स्ट्रक्चर दोनों साइड में, ये होता है कार्बन रॉड होता है जो बहुत ही हार्ड होता है, और ये हमेशा इसके कांटेक्ट में बना रहता है। अब इसका यूज क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका यूज आपको अपने घरों में दिखता है, जैसा कि फ़ैन। तो इलेक्ट्रिक मोटर को फैन में यूज किया जाता है। सेकंड आपका होता है जितने भी टॉयज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल टॉयज़ होते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रिक मोटर यानी DC मोटर ही यूज किया जाता है। और थर्ड है आपका कि जो भी पंपिंग वाटर, जो भी आपको वाटर पंपिंग करना होता है, जो भी उसके लिए सिस्टम लगाया जाता है, जो भी वो मोटर होता है वो भी आपका इलेक्ट्रिकल मोटर ही होता है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक मोटर और DC मोटर का पूरा जो है सिलेबस। चलिए अब बात कर लेते हैं AC और DC यानी अल्टरनेटिव करंट और DC डायरेक्ट करंट में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और इसका क्या बेनिफिट है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहला हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जैसा कि हमने इसमें स्ट्रक्चर में आपको दिखाया है, इस ग्राफ में यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दिखाया है। तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो AC करंट होता है उसकी पोलैरिटी एक ही प्लेस पर चेंज होती रहती है, यानी एक ही पॉइंट पर कभी प्लस होगा और कभी निगेटिव होगा, यानी उसी को कहते हैं डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है AC अल्टरनेटिव करंट। हालांकि DC में ऐसा नहीं होता है। DC में अगर एक प्लेस पर एक पॉइंट पर पॉजिटिव है तो हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो इस तरीके से अगर AC और DC करंट के डेफिनीशन में अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी, AC की पोलैरिटीज़ जो होती है हमेशा चेंज होता है, और डायरेक्ट करंट में पोलैरिटीज़ चेंज नहीं होता है। अब इसी पोलैरिटीज़ के बेस पर हम इसका यूज जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है, जो जैसे किसी भी मेटल पे अगर आप कोई कलर चढ़ाया जाता है, कोई पेंटिंग करना होता है, इस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है पेंटिंग के लिए, इलेक्ट्रोलाइट की यूज के कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पे AC को आप यूज नहीं कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वह पोलैरिटी को चेंज करता है, और जब पोलैरिटी को चेंज करेगा तो जो भी जिस भी मटेरियल को मेटल को आप उस पर इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहेंगे वो एक बार उसे चिपकेगा और उसे एक बार छोड़ देगा। तो इसलिए AC को आप जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम DC का यूज़ करते हैं। अब जो है इसका एडवांटेज क्या है AC का? AC का एडवांटेज ये है कि AC मशीन्स आर वेरी स्टॉट एंड ड्यूरेबल होते हैं। जो भी AC मशीन होते हैं वो बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। और सेकेंड क्या है, AC कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम AC को कंट्रोल कर सकते हैं। और
किसी भी हम डिजायर्ड वोल्टेज पे हम पावर को पा सकते हैं। चलिए अब ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ है और अल्टरनेट करके पूछा हुआ है। तो जी क्या है वो देखिए, देखा जाए यहाँ पे, जैसे दिखा है यहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, वाई ए सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। क्यों इसको जो है डोमेस्टिक सर्किट को जो है मतलब जो भी होता है वो सीरीज अरेंजमेंट में नहीं यूज करते हैं, इसका कारण क्या है, ये आपको एक दो पॉइंट से याद रखना है। तो सबसे पहला क्या है, पहला कारण ये है, इफ ए बल्ब गेट्स फ्यूज्ड देन ऑल द अप्लायंसेस इन द सर्किट विल स्टॉप वर्किंग। यानी अगर सीरीज में हम किसी भी जो है बल्ब को अगर कनेक्ट करते हैं तो किसी भी अगर हमारे ही घर में अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो उस सर्किट में जुड़े हुए सारे के सारे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल गैजेट होंगे वो वर्क करना बंद कर देंगे। अब सेकेंड क्या है, all the appliances will work simultaneously whether we want them to work or not। यानी अगर आप चाह करके भी बीच में किसी एक सिस्टम को आप कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को बंद करेंगे तो सारे के सारे अप्लायंस अपने आप बंद हो जाएंगे। ये इसका जो है डिमेरिट होता है सीरीज अरेंजमेंट का, इसीलिए आप जो है सीरीज अरेंजमेंट को घर में प्रीफर नहीं करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आप सीरीज अरेंजमेंट में किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऐड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट को ऐड करते हैं, तो सबके वोल्टेज अलग अलग हो जाएंगे और सबकी इफ़िशियंसी किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। तो यानी होल इफ़िशियंसी से आप किसी भी गैजेट को यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसीलिए जो भी हमारे डोमेस्टिक सर्किट होते हैं वो दो ही कैटेगरी में रखे जाते हैं, एक ट्री सिस्टम यानी पैरेलल वाले में और एक रिंग सिस्टम है जो ये कहा जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली सीरीज के ही अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे यूजफुल जो सर्किट बनता है वो होता है ट्री सिस्टम यानी पैरेलल सर्किट बनाया जाता है। अब जब होम अप्लायंसेस की बात हो गई है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सावधानी होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो देख लिया जाए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है और ये किस मैटर से बना होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो जैसा कि इसमें लिखा है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन सीरीज टू लिमिट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्यूज व इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है सीरीज में ऐड किया जाता है कि पैरेलल, तो उसका आंसर होगा सीरीज में। सीरीज to limit the current in an electric circuit so that it easily melt due to overheating when excessive current passes through it। अब ये देख लिया जाए कि जो फ्यूज वायर बनाया जाता है उसमें किस किस मेटल को यूज किया जाता है। तो ये फ्यूज वायर ऑफ मटेरियल इज विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी जो फ्यूज वायर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है। और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सबसे पहले देखा जाता है यहाँ पे लेड उसमें 75% यानी 75% होता है, टिन उसमें 25% होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेटली सेट किया जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक जो मैग्नेट का बचा हुआ है वो है कि एक जो MCQ भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट जो होता है वो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं प्लस Fe3O4। ये भी आप अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये भी आपके MCQ के क्वेश्चन के रूप में आ सकता है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं प्रिज्म से रिलेटेड एक ऐसा पार्ट जो एग्ज़ाम में आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाता है। वो क्या है, प्रिज्म से रिलेटेड ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन में रिलेशन। तो सिंपल सा फार्मूला है, आप इसे याद कर सकते हैं, I+E=A+D। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं और ये रिलेशन खुद बखुद MCQ के रूप में एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आई होप इसे आप दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे।
चलिए एक और क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। क्या है क्वेश्चन? वो लेंस और मिरर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्लेन मिरर, ए कॉनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम। यानी आप इन तीनों मिरर को कैसे बिना टच किए हुए बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्लेन मिरर में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सामने ले जाएंगे, मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है सेम साइज का बनेगा तो आप जान जाएंगे कि वो प्लेन मिरर है। अगर वो मैग्नीफाइंग यानी बहुत बड़ा इमेज बनता है तो ये जान जाएंगे वो क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखेंगे आप। अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले आते हैं इसके डेफिनेशन पे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज h2 टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, दैट इज इट m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। और इसे अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। और यहाँ पे जैसा कि मेंशन है आपका मिरर फार्मूला है, तो आप भी इसे अपने माइंड में एक बार रखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हो सकता है। अगर आप इसे रिवाइज करके जाते हैं एक बार तो आपको एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसको रिवाइज करते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।